हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों। आज अपन शुरू कर रहे हैं मैथ का कक्षा 10 का मॉडल पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है। 2026 का ये मॉडल पेपर है और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का दोनों को मैं एकदम अच्छे से जो है इसमें पढ़ाऊंगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी है वो बताना है। अपरिमेय संख्याएं क्या है? वैसे तो अपन 9th क्लास में देखे आ चुके हैं। यहाँ पर जो पहली प्रश्नावली है ना आपकी, वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अपरिमेय संख्या और इंग्लिश वालों के लिए है कि इरेशनल नंबर कौन सा वो बताना है अपने को। तो अपरिमेय संख्याओं को एक तो क्या होती है कि कोई पॉइंट वाली या दशमलव वाली संख्या जिसमें जो है अशांत अनावर्ती दशमलव चलता जाए और रिपीट ना हो कोई नंबर। एक तो ये होगी अपरिमेय संख्या। दूसरी रूट में अगर कोई संख्या हो, ठीक है, वो भी क्या होती है? अपरिमेय होती है। लेकिन रूट वाली सारी अपरिमेय नहीं होती है। अगर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब अगर कोई पूर्ण वर्ग है, जैसे 4 हो गया, 4 किसका है? 2 का पूर्ण वर्ग है, तब वो क्या होती है? परिमेय होती है, रेशनल नंबर होता है फिर वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग हो गई और ये जो है आपकी क्या हो गई? परिमेय हो गई। जैसे रूट 9, ये जो क्या है? परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे रूट 8 जो है वो अपरिमेय है, कारण ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 2, क्या 2 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो ये आपकी अपरिमेय तो है। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी अपन देख लेते हैं। तो ये क्या आपकी अपरिमेय है? 4 किसकी? अभी मैंने बताया 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। तो ये क्या होगी? आपकी परिमेय हो गई। अगर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब वो क्या हो गई? परिमेय हो गई। जैसे रूट जो है 4/9, तो रूट 4/9 को अपन कैसे लिखेंगे? 4 किसका होता है? 2 का वर्ग, ठीक है, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गई? परिमेय हो गई। पूर्ण वर्ग है ऊपर और नीचे। -√2, जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना, तो ये होती है काल्पनिक संख्या। तो इनको अपन जो है काल्पनिक संख्या वगैरह जो है 12वीं क्लास में पढ़ते हैं अपन। तो ये काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो ये वैसे नहीं होगी। तो यहां पर बोला है कि कौन सी अपरिमेय है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, √2। तो ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको। फिर निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि HCF AB गुणा LCM AB, 2 संख्याएं दी हुई है यहां पर A और B। कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं, ठीक है। और इन 2 संख्याएं जो दी हुई है, इनका HCF और LCM का गुणा अपन पहली प्रश्नावली में पढ़ते हैं कि कोई भी 2 संख्याओं का HCF और LCM का गुणा क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं AB है, उनका HCF और LCM का गुणा क्या होगा? उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम अपन पढ़ते हैं ना कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों संख्याओं के जो नंबर्स होते हैं 2, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो A × B, तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं। फिर अगला जो ग्राफ है कि किसी बहुपद Px, ये ग्राफ दिया हुआ है इस जिसके लिए y = Px है ग्राफ में। तो Px के शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्य की संख्या यह हम कह सकते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बतानी है। और शून्यकों की संख्या क्या होती है? कोई भी ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी कि x अक्ष को कितनी बार लाइन काट रही है, x अक्ष को जो रेखा है वो कितनी बार काटती है, रेखा कितनी बार काटती है, वही जो है कितनी बार काटती है या प्रतिच्छेद करती है, वही होती है शून्यकों की संख्या। तो यहां पर देखो x अक्ष को 1 बार काट रही है, यहां भी 1 बार काट रही है और यहां भी 1 बार काट रही है। तो 3 बार, कितनी बार? 3 बार ये रेखा जो है क्या, देखो x अक्ष को कितनी बार, y को क्या काट रही है वो अपने को ध्यान नहीं देना है। x अक्ष को कितनी बार काट रही है? तो 1 2 3 बार। तो 3 बार x अक्ष को काट रही है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है। इंग्लिश वालों को देखो बहुपद होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में अपने को जो है जीरोज ज्ञात करने की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोज क्या होंगे? जितनी बार जो है एक्स एक्सिस को कोई रेखा बाइसेक्ट या सेक्ट इंटरसेक्ट करेगी उतनी बार जो है अपने को देखना है। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 3 हो गया इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, 2 सरल रेखाएं जिसमें से पहली रेखा यह है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी है a2x + b2y + c2। ये प्रतिच्छेद कब करेगी? अपन जो है पढ़ते हैं कि 3 जो अपने पास कंडीशन होती है, एक तो संपाती रेखा होती है,
ठीक है। एक तो होती है संपाती रेखा की कंडीशन। संपाती में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। एक होती है समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है, समांतर रेखा में होता है A1/A2 जो है वो बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होता C1/C2 के। एक होती है आपकी प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। और प्रतिच्छेद रेखा जो होती है वो क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखा में A1/A2 वो किसके बराबर नहीं होता, B1/B2 के। तो बात यहां पर हो रही है प्रतिच्छेद रेखा की। तो प्रतिच्छेद रेखा के लिए ये कंडीशन होगी और ये कंडीशन ऑप्शन नंबर स में है, ठीक है। और अगर अपने को पूछ सकता संपाती रेखा, तो संपाती रेखा होती है, अपन क्या करते हैं कि जो है तीनों बराबर हो जाते हैं संपाती में। समांतर में पहले दो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपाती रेखा में क्या होता है, अनंत हल होते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, ठीक है। और समांतर रेखा पैरेलल लाइंस होती है, इसमें क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। और जो आपकी प्रतिच्छेद रेखा है इसमें क्या होता है, केवल एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अब है समांतर श्रेणी, जो आपकी एक एपी दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, यानी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये जो है अपने को एक क्या दी हुई है, समांतर श्रेणी, हम कह सकते हैं एपी दी हुई है। इसका सारवंतर यानी कि डी का मान निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और डी का मान हमेशा कैसे निकालोगे, A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो दूसरा पद क्या है, 5/3, और इसमें से पहला पद यानी कि 1/3 घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 3 तो आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5 - 1, तो क्या आ गया 4/3। तो सारवंतर क्या आया इसका, 4/3। डिफरेंस ज्ञात करना है अपने को, तो हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो दूसरा है 5/3, उसमें से पहला घटा दिया, उत्तर आ गया 4/3। अगला क्वेश्चन, अपन आगे बोर्ड के जो पेपर है ना वो भी सॉल्व करेंगे, आप बने रहें बस जीवा स्टडी के साथ। सबसे पहले कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, और इंटीजर आपको पता ही है, माइनस और प्लस वाली पूर्ण संख्याएं जो होती है 0 से लेकर वो भी होती है, साथ में माइनस वाली भी होती है। लेकिन बात हो रही है धन पूर्णांकों की, यानी पॉजिटिव इंटीजर की, यानी कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3 यहां से शुरू होगा। और इन n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र होता है आपका ये n+1/2। क्या होता है, n+1/2। अगला क्वेश्चन, आकृति में किस नियम से त्रिभुज एबीसी जो है क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप कौन सा नियम यहां लगा हुआ है वो बताना है। समरूप को इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं, ठीक है। और ध्यान में रख लेना ए नियम, ये सर्वांग समता में लागू नहीं होता। सर्वांग जो समता होती है ना उसमें ए का नियम लागू नहीं होता, लेकिन समरूपता में यह लागू होता है, समरूपता में लागू होता है। पिछली 9वीं क्लास में जो है अपन सर्वांग समता पढ़कर आए हैं, वहां पर ए नियम जो है लागू नहीं होता, हमेशा ध्यान रख लेना। सर्वांग समता में कभी ए नियम नहीं लगता, ए नियम जो है समरूपता में लगता है। और अपने 10वीं क्लास में समरूपता ही टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ ए नियम भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा इस पर्सन में ए नियम है, ठीक है। यहां पर देखो ये भुजा जो है इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात कितना है, 2/3, और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात कितना है जो है, ये क्या हो गया 4/6, तो इसका भी क्या हो गया 2/3, यानी कि अनुपात बराबर है दोनों का, ठीक है। और ये क्या है, कोण बराबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो भुजाएं, तो दो भुजाएं और एक उनके बीच का कोण बराबर है, तो SAS नियम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो भुजाएं अलग अलग, उनका अनुपात और उनके बीच के कोण का अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए समरूपता का जो है SAS नियम लग रहा है यहां पर, ठीक है। और ए नियम के बारे में मैं पहले ही बता चुका। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सर्वांग समता को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंस और समरूपता को कहते हैं सिमिलरिटी। तो सिमिलर यहां पर कौन सा रूल के अकॉर्डिंग सिमिलर है, तो SAS रूल के अकॉर्डिंग सिमिलर है, क्योंकि दो साइड इसकी क्या है, दो साइड्स का रेशियो बराबर है और एक एंगल उनके जो बीच में है उनका रेशियो, ये उनका क्या इक्वल है। हमेशा पता है कि सर्वांग समता कैसे होती है या समरूपता क्या होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, का अनुपात बराबर होना चाहिए, और संगत कोण बराबर होना चाहिए।
संगत कोण बराबर होना चाहिए, मतलब भुजाओं का तो अनुपात बराबर होना चाहिए और कोणों का क्या है, कोण इक्वल होने चाहिए दोनों आपस में। फिर आता है कि बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी पूछी है। हमेशा ध्यान में रख लेना, एक्स अक्ष से जो दूरी होती है ना वो वाई का मान होती है। क्या होती है, y का मान। जो y की वैल्यू होगी वही x अक्ष से दूरी होगी और y अक्ष से दूरी x का मान होगा। तो अपन किसी भी जो है निर्देशांक को x और y के रूप में लिखते हैं तो y का मान कितना है 4, तो यहां पर x अक्ष से दूरी कितनी हो गई 4, तो x अक्ष से दूरी वही होगी जो y का मान होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोस c का मान बताना है। ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यहां पर समकोण आपको पता ही है, इसमें कोस c का मान बताना है। और अपन पढ़ते हैं लाल बट्टा कक्का, क्या पढ़ते हैं, लाल बट्टा कक्का। और कोस आपको पता ही है बीच में आता है ये वाला, तो कोस क्या हो जाएगा, कोस होता है आपका a बट्टा के, यानी कि आधार बट्टा कर्ण होता है कोस, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब आधार बट्टा कर्ण होता है, लेकिन आधार कौन सा है, कर्ण तो हमेशा जो ये जो तिरछी भुजा होती है ये हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। लेकिन देखो बात यहाँ कोस सी की हो रही है, यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोस सी, तो कोस सी कहां पर है, ये रहा। तो जहां पर जो ये एंगल दिया होता है ना यहाँ पर सी, तो सी के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, लंब को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और ये जो है बचा हुआ क्या हो गया, आधार या बेस कहते हैं अपन जिसको, क्या हो गया आधार। और कोस सी, कोस क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर यही अपने को ये बोलता है, दूसरे कलर में दिखता हूं मैं थोड़ा सा क्योंकि कलर चेंज करने से थोड़ा अलग होगा। अगर ये अपने को बोलता कि कोस ए का मान ज्ञात करो, किसका, कोस ए का, सॉरी कोस ए तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि समकोण है, कोस बी का मान ज्ञात करो, अगर ये बोलता तो बी के सामने वाला फिर क्या हो जाता, लंब हो जाता, उल्टा हो जाता, और बच्चा हुआ ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। कब, जब कोस बी पूछता, जो भी एंगल पूछे ना उसके सामने हमेशा लंब होता है, तो कोस बी पूछता तो आधार बट्टा कर्ण, और आधार फिर जो है चेंज होकर 4 हो जाता और कर्ण जो है 5, तो कोस बी का मान ये आता और कोस ए का क्या आया, ये आया। तो ये भी अंतर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एंगल जो है ना उसके सामने हमेशा लंब होता है। फिर क्वेश्चन अगला 10वां क्वेश्चन जो है आपका वो देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यहां ही लिख देता हूं, एक मीनार है ये वाली, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि जो मीनार का नीचे वाला बिंदु है उससे 15 मीटर दूर एक धरती पर बिंदु है, ये रहा 15 मीटर दूर। यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहां से कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मीनार की ऊंचाई क्या मानते हैं अपन, h मानते हैं, ये रहा। और यहां पर ये जो है एंगल के सामने, मैंने क्या बोला अभी ऊपर बताया ना, एंगल के सामने, तो ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है। पता चल गया ना, हमेशा एंगल के सामने ही लंब होता है। अब जो है लाल बट्टा कक्का से देखो, लाल बट्टा कक्का से, तो लंब और आधार, ये रे लंब और आधार किस में आ रहे हैं, टेन में, तो टेन जो है थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लाल बटा कक्का से अपन याद कर सकते हैं लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है 60, तो टेन 60 बराबर लंब यानी h, और आधार कितना है 15, और टेन 60 का मान होता है √3, ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, √3 बराबर हो गया h बटा 15, तो h बराबर क्या हो गया 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। कुछ चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, वापस अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपको, वरना पीछे जाकर वापस देख सकते हो, यूट्यूब है ये तो बैक करके देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, वर्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये वर्त है, कोई भी सर्किल है उसके कोई भी एक पॉइंट है इंग्लिश मीडियम वालों, तो उस पर जो है कितनी टेंजेंट अपन खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं। तो ध्यान में रख लेना, वर्त के कोई भी बिंदु हो, वर्त पर यहां हो यहां हो, यहां से हमेशा जो है ऐसे करके एक ही स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि वर्त पर स्थित बात हो रही है कि कोई बिंदु अगर वर्त के ऊपर स्थित है तो वहां से अपन एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरी बात है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकती है, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से कितनी 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा
खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु का मतलब कि यहां एक बिंदु है तो इससे एक तो ये खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं। तो कोई बाह्य बिंदु उससे दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और कोई वर्त पर स्थित बिंदु है उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और वर्त के अंदर के बिंदु से, वर्त के अंदर अगर कोई बिंदु है, अंदर के बिंदु से जीरो स्पर्श रेखा, इससे स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। स्पर्श रेखा को टेंजेंट कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना। तो वर्त पर स्थित कोई बिंदु है उस पर अपन एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और कोई बाह्य बिंदु है वर्त के बाहर, जैसे ये रहा, तो यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और वर्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां से तो फिर स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते, तो जीरो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 सेंटीमीटर तिरजा वाला, तो 5 सेंटीमीटर, एक मिनट सर्किल में बना ही लेता हूं, अच्छे से बना लेते हैं सर्किल को। ये एक सर्किल है, ये रहा सर्किल, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर तिरजा, तो इसकी तिरजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यहां अपन तिरजा लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तिरजा वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो यहां पर कोई बिंदु P है, उस पर एक स्पर्श रेखा है, कौन सी? PQ, तो यहां पर Q है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तिरजा वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, ठीक है। फिर O से जाने वाली, O हमेशा केंद्र होता है, सेंटर होता है, एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये मिलती है और ये OQ कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। और अपने को पूछा कि PQ कितनी होगी? PQ कौन सी है? ये PQ ऊपर वाली, ये कितनी होगी? तो हमेशा ध्यान रख लेना कि यहां लिख देता हूं, स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है वर्त की, वो हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत का मतलब है, लंबवत होती है, लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये क्या हो गई? 90 डिग्री हो गई। क्या हो गया? 90 डिग्री। और आपको पता ही है, अभी ऊपर ही अपन बात करके आए, वापस दिखा देता हूं मैं, एकदम अच्छे से समझेंगे अपन। सब्सक्राइब कर देना बस आप चैनल को। देखो ये 90 डिग्री था, और 90 डिग्री के सामने हमेशा जो तिरछी भुजा होती है वो कर्ण होती है। हमेशा ध्यान रख लेना, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और जो जहां कोण दिया होगा ना उसके सामने क्या होगा? लंब होगा। तो यहां पर 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? ये रहा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो गया? 12। सही से लिख देता हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, तो ये क्या हो गया? कर्ण। और कर्ण 12 हो गया। पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और लंब को क्या लिख सकते हैं अपन? PQ, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है PQ तो निकालनी है, तो PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 25 प्लस PQ का स्क्वायर। अब PQ को उस साइड लिखेंगे तो 144 माइनस 25 बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर। अब 144 में से 25 गए तो कितने बच गए अपने पास? 119 बच गए। कितने? 119। ये किसका स्क्वायर है? PQ का स्क्वायर। तो PQ क्या होगा? वर्गमूल करेंगे तो रूट 119 आ जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर कोण थीटा वाले वर्त के तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर एंगल थीटा है तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। आपको पता है त्रिज्य खंड क्या होता है, क्योंकि अपन कोई चीज करें तो अच्छे से तो करेंगे। मैं बोर्ड के पेपर भी आपको सॉल्व करवाऊंगा पिछले 3 साल के, टेंशन ना ले, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये आपका कोई सर्किल है, ठीक। अब इस सर्किल में अपन जो है देखते हैं कौन सा त्रिज्य खंड होता है। ये इसका सेंटर है, कोई भी एंगल बन रहा है थीटा, ठीक। यहां पर जो ये लाइन दिख रही है आपको, इसको अलग कलर में लिख देता हूं, लाइन को मैं इस कलर में। ये जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये ठीक है। ये क्या होगी? आपकी चाप की लंबाई, या त्रिज्य खंड की लंबाई हम कह सकते हैं, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। ये परिधि का एक भाग होती है। चाप की लंबाई क्या होती है? एक परिधि का भाग होती है ये, क्योंकि परिधि चारों तरफ वाली परिधि है, और परिधि का भाग होने पर वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है ना। चाप की लंबाई क्या है? परिधि का ही तो एक भाग है, और परिधि क्या होती है? 2πr। बस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसको गुणा कर देना है थीटा बटा 360 से, बस इतना ध्यान रखना है। चाप की लंबाई पाई का ही एक हिस्सा है, तो 2πr होती है चाप जो है परिधि की लंबाई, ठीक है, परिधि का ही तो हिस्सा है। तो अब थीटा बटा 360, ये 2 से 180 बार कट जाएगा, तो
पाई आर थीटा बटा 360। ये तो चाप की लंबाई का सूत्र है। अब बात करते हैं अपन किसकी, एरिया की, क्षेत्रफल। ये रहा क्षेत्रफल, यही तो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। और ये क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वर्ग का, बस उसको गुणा करना थीटा बटा 360 से। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो पाई आर स्क्वायर ये रहा कहां है, ये रहा पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई आर स्क्वायर। तो ये तो वैसे ही कैंसिल है, ये भी वैसे कैंसिल है। अब बात ये है कि थीटा बटा 360 होना चाहिए, 360 बटा थीटा नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। अगर आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है कि ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। किसका, ठोस अर्धगोले का। देखो ये होता है आपका कटोरा, जो होता है ना आपका एक कटोरी, या अपन कह सकते हैं जो टेनिस की बॉल होती है जो है टूट फूट जाती है, बीच में से काट देते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, अर्धगोला। और अर्धगोले का दो प्रकार का क्षेत्रफल होता है। एक तो हो गया जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, वक्र पृष्ठीय। और जो आपका अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने को पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठ में क्या होता है, जो ये गोल जो ये सतह होती है ना, ये वाली, इसका क्षेत्रफल काउंट करते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर वाला भी जुड़ जाता है साथ में। तो ऊपर वाला क्या है, वर्ताकार होता है, कटोरी के ऊपर क्या होता है, सर्किल होता है। तो इसमें क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, फिर संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, देखो हर चीज ऐसे ही होती है। संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना आपका, उसमें क्या होगा, जो ये 2 पाई आर स्क्वायर है ना वक्र पृष्ठीय, उसमें पाई आर स्क्वायर एक ऊपर का कटोरा और जुड़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं अपन, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के है कि वक्र पृष्ठ में तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जो वक्र पृष्ठ तो आपको दिख रहा होगा ये वाला होता है, जो गोल होता है ना वक्र के टाइम, मतलब मुड़ा हुआ। अब संपूर्ण में क्या होगा, ऊपर वाला भी शामिल हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या होता है, एक और वर्त होता है, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक और जुड़ते हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अब है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का आयतन बताओ। सबसे पहले जो है अपने को दिया हुआ क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन, और घन का आयतन कितना है, घन का आयतन है 27 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, या हम कह सकते हैं ए क्यूब। अगर भुजा को ए माने तो ये क्या हो गया 27, और ए बराबर क्या हो गया 3। कैसे हुआ 3, कि 27 के अभाज्य गुणनखंड करो 3, कितने 9, 3 3 3 1, तो कितने 3 आ गए 3। और यहां पर क्यूब है, क्यूब को वापस लेंगे तो 3 का एक जोड़ा बनेगा, तो 3 का एक जोड़ा 3 का एक ही बन रहा है, तो 3 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अब देखो एक 3 आ गया, तो इसका मतलब ये एक घन है 3। यहां पर मैं 3D नहीं 2D बना रहा हूं वर्ग के जैसे, ये 3 है। एक दूसरा घन जुड़ जाएगा, एक मिनट, एक दूसरा घन जुड़ जाएगा जिसकी ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और इसकी जो ये ऊंचाई होती है ये भी 3 होती है, चौड़ाई मतलब। ठीक है, 3 हो गई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। अब यहां पर ये 3 और 3 जुड़ के क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहां पर एक जो है घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या हम कह सकते हैं LBH। क्या होती है LBH। तो लंबाई इसकी बढ़कर क्या हो गई, अब 6 हो गई, तो 6। और ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया, वो तो 3 ही है, पहले के जैसे घन की जैसे थी ना, क्योंकि घन ऐसा होता है। और अपने को घन की भुजा कितनी आई 3 आई, तो ये 3 थी, ये 3 थी, ये 3 थी। अब मिलकर जो है एक दूसरा घन यहां पर ऐसे जुड़ा ना, तो ये बस 3 और 3 6 हो गई। बाकी लंबाई जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो तो 3 ही रही। तो 6 गुणा 3 गुणा 3, तो 6 को 3 से किया 18, और 18 को 3 से किया तो कितना आया 54। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, 6 गुणा 3 गुणा 3, तो 6 को 3 से किया कितना हो गया 18, और 18 को 3 से किया तो 54। अगला क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। तो इन आंकड़ों का बहुलक मतलब हो गया मोड। क्या ज्ञात करना है, मोड। इंग्लिश वालों को मोड ज्ञात करना, हिंदी वालों को बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है वही होता है सबसे अधिक बार। और सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है 10, तो 2 ही बार आ रहा है। ठीक है, 9 देखते हैं, 9 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो 9 आ रहा है 4 बार। तो बहुलक कौन होगा
नो, क्योंकि सबसे अधिक यही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपका, माध्य दिया हुआ एक्स बार, माध्यक दिया हुआ एम और बहुलक दिया हुआ जेड, इनमें संबंध बताना है। तो हमेशा ध्यान में रख लेना, बहुलक इधर तो लिखना है, बहुलक बराबर का निशान लगाना, तीन माध्यिका, माध्यिका तीन अक्षरों से बनी है तो तीन लगा दो आगे, माइनस लगाना है, दो माध्य दो अक्षरों से बना तो माइनस दो माध्य। वापस देखो, सबसे पहले अपने को लिखना है बहुलक, फिर इक्वल का निशान, तीन माध्यिका, क्योंकि माध्यिका तीन अक्षरों से बनी है, फिर माइनस दो माध्य, क्योंकि माध्य दो अक्षरों से बना है। ठीक है, इंग्लिश वालों की बात करें तो मोड बराबर 3, माध्यिका को क्या कहते हैं, मीडियन, -2, माध्य को क्या कहते हैं, मोड, मीड, मीन। ठीक है, ये होता है। अब जो है बहुलक को क्या दिया अपने को, बहुलक की जगह तो जेड लिखना है, तो बहुलक की जगह तो क्या लिख दिया, जेड बराबर 3, माध्य की जगह एम रखना है तो एम, -2, माध्य की जगह क्या लिखना है, एक्स बार। तो अब देखो ये कहां पर मिल रहा है आपको, ये कहां पर मिल रहा है, तो जेड बराबर, ये रहा जेड बराबर में, ये रहा, ठीक है, 3m - 2x बार। देखो ये रहा, उल्टा लिख दिया लेकिन उत्तर तो यही है ना। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पीए है के लिए सत्य कथन बताओ। तो आपको पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रायिकता, प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है, ना तो 1 से बड़ी संख्या कोई प्रायिकता होती है, ना जो एक 0 से छोटी, यानी कि ऋणात्मक नहीं होती प्रायिकता, ऋणात्मक नहीं होती है प्रायिकता, कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर पी ए है और नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना के नहीं होने की पी ए बार है, तो दोनों का योग पी ए प्लस पी बार, मतलब किसी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। तो पी ए प्लस पी बी बराबर 1, ऑप्शन 1 ही उत्तर हो जाएगा, घटाव नहीं होगा, दोनों का योग 1 होता है, इनमें 1 नहीं जोड़ना, अगर 1 इस साइड आना था, क्योंकि ये तो अगर +1 इस साइड आके -1 हो जाएगा, और ऋणात्मक तो होती नहीं है कभी प्रायिकता, और गुणा भी होती नहीं है। तो पी ए प्लस पी बी, सॉरी पी ए प्लस पी ए नहीं बराबर 1। यहां पर यह किसी घटना के नहीं होने की, जैसे एक अपने आते हैं ना कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर 0.4 है तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो नहीं होने की होगी 0.6, एक में से घटा दो और दोनों का जोड़ हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखनी। अब ये रिक्त स्थान देख लेते हैं थोड़े से। सबसे पहले जो है कि एक द्विघात समीकरण, ठीक है, ये दिया हुआ है कि दोनों मूल बराबर हैं, तो k का मान बताओ। जब भी देखो रूट्स आर इक्वल है, इन दोनों के रूट्स क्या है, इक्वल है, तो आपको जो है बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। और दोनों मूल अगर बराबर हो, मूल बराबर हो, तो अपना जो श्रीधराचार्य में b² - 4ac है ना, ये अपन जो कैपिटल में लिखें तो कैपिटल में, ना स्मॉल में भी लिख सकते हैं, b² - 4ac, ये हमेशा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो b² अपने को पता ही है, a कितना है इसमें 2, जो x² के आगे होता है वो a होता है, जो x के आगे होता है वो b होता है, जो अकेला होता है अचर होता है वो होता है 3, c होता है वो। ठीक है, तो a b c का मान आ गया, तो b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर -4a कितना है 2 और c कितना है 3, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो k² बराबर -4 और क्या हो गया 4, 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 3 से किया तो 24 बराबर 0। तो यहां पर देखो k² बराबर कितना हो गया, बराबर में 24 हो गया। समझ में आ रहा है ना आपके, 20 अगर मूल बराबर है तो ये कंडीशन लागू होगी, b² - 4ac बराबर 0। तो b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर -4ac, तो a और c हो गया 24, तो k² बराबर क्या हो गया 24, तो k बराबर क्या हो गया √24। तो यहां पर आप जो है दो या तो √24 लिख सकते हो, वरना 24 का जो है ऐसे गुणनखंड करोगे तो ये 12, वापस 2 का जाएगा तो 6, फिर 2 का जाएगा तो 3 और 3 का जाएगा तो 1। तो इसको अपन देखो एक जोड़ा ही बन रहा है और बाकी 6 अंदर रह रहे हैं, तो इसको अपन दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 2√6, या √24 भी लिखोगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, फिर आपका समांतर श्रेणी एक एपी दी हुई है, उसका सार व अंतर डिफरेंस निकालना है। तो वापस मैं बता चुका, डिफरेंस होता है हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो डिफरेंस बराबर A2, दूसरा पद क्या है 12 माइनस पहला पद तो 1/15, और इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 60। तो 60 12 का भाग 60 में 5 बार जाता है और 15 का जाता है 4 बार, तो उत्तर आ जाएगा 1/60। तो यहाँ जो है सार व अंतर क्या हो जाएगा
1/60 हो जाएगा। ठीक है, फिर है सर्व समीका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। एक आपको बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, और एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी बात, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या, सॉरी सभी वर्त भी क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्त समरूप होते हैं, ये चीजें ध्यान में रख लेना। ठीक, फिर वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जो भी वर्त है उसकी कोई एक बिंदु है, उस पर ये स्पर्श रेखा है, तो यहां पर टच कर रही है, तो ये उस वर्त का भी बिंदु है और स्पर्श रेखा का भी। तो वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ यानी कि कॉमन जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इंग्लिश में अपन कहेंगे जो टच पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट या टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी ये भी कह सकते हैं, तो इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। फिर एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो कुल अपने को पता ही है 1 2 3 4 5 6, तो कुल घटना कितनी हो गई, कुल घटना कितनी है, 6। ठीक है, सम संख्या कौन सी है, 2 4 6, क्यों कौन सी है, 2 4 6 है, मतलब इवन नंबर। और तो ये कितनी होगी, कुल 3 हो गई। सम संख्या कितनी होगी, 3। तो प्रायिकता क्या होगी सम संख्या आने की, कि अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो ये इससे कट जाएगा, तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो अति लघुरात्मक प्रश्न है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप जो है इनको वापस अच्छे से देखें, और अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।